नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जीके क्लासेज में। पिछले वीडियो में हमने जीवाणु और विषाणु के विषय में डिटेल से अध्ययन कर लिया था। आज इस वीडियो में हम कवकों के विषय में डिटेल से अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लाभदायक और हानिकारक प्रभाव देखेंगे जो कि आपके रीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा हम बात करें तो कवकों के विषय में हम कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे जो कि आपके नीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग होगी। इसके अलावा जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कवकों से संबंधित जो रोग होते हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन है वह बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कवक। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है उसे हम कहते हैं माइकोलॉजी, या इसे क्या कहते हैं हिंदी में कवक विज्ञान। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कवकों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है, तो माइकोलॉजी में या कवक विज्ञान में किया जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कवकों का सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन है वो क्लोसियस नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। ये नेक्स्ट जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि फादर ऑफ माइकोलॉजी यानी कि कवक विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो ये हो जाएगा एंटोनियो मिसेली। एंटोनियो मिसेली, या मिसेली भी लिखा हुआ मिलता है कई स्थान पे, कई बुकों में ये भी लिखा हुआ, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो फादर ऑफ माइकोलॉजी या कवक विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, एंटोनियो मिसेली को कहा जाता है। भारतीय कवक विज्ञान का जनक, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो भारतीय कवक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो प्रोफेसर केसी मेहता को भारतीय कवक विज्ञान का जनक कहा जाता है, इंडियन फादर ऑफ माइकोलॉजी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कवक विषम पोषी होते हैं। तो ये हम जानते हैं कि सामान्यतः कवकों में क्या होता है, कोशिका भित्ति तो पाई जाती है, और जिसके कारण क्या होता है इन्हें हम पादपों में रखते हैं। लेकिन इनमें क्या होता है कि जो श्वसन वर्णक होते हैं, प्रकाश संश्लेषी जो वर्णक होते हैं, प्रकाश संश्लेषी जो वर्णक होते हैं उन प्रकाश संश्लेषी वर्णक का अभाव होता है। इस कारण इनमें जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो नहीं पाई जाती है, और इसी कारण से ये क्या होते हैं, विषम पोषी होती हैं। 3 प्रकार का इनमें पोषण पाया जाता है। पहला है सहजीवी या सिम्बायोटिक, दूसरा परजीवी या पैरासाइटिक, तीसरा मर्तोपजीवी या सेप्रोफाइटिक। तो पहले सहजीवी की बात करें तो इसमें 2 जीव होते हैं, वो साथ साथ जीवन यापन करते हैं और दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। इसमें एग्जाम्पल है लाइकेन। तो लाइकेन में क्या होता है, एक तो शैवाल होता है और एक कवक होता है, दोनों साथ में सहजीवन करते हैं। जो इसी वीडियो में हम आगे लाइकेन के विषय में भी डिटेल से देखेंगे। माइकोराइजा है तो इसमें उच्च स्तरीय पादप जैसे कि साइकस है, उसके साथ उसकी जो जड़ें होती हैं उसमें कवक पाई जाती हैं जो कि सहजीवन के व्यतीत करती हैं। नेक्स्ट है परजीवी। तो ये अन्य पादपों पर या अन्य जो एनिमल्स होते हैं उन पर परजीवी के रूप में पाई जाती है, जैसे एपिडोमोर्फोफाइटोन, एस्परजिलस, ये हो गई आपकी परजीवी जिनमें परजीवी पोषण प्रकार का पाया जाता है। नेक्स्ट है मर्तोपजीवी या सेप्रोफाइटिक। तो ये क्या होती हैं, जो अन्य सड़े गले पदार्थ होते हैं, जो मर्त पदार्थ होते हैं उनके ऊपर पाई जाती हैं, जैसे कि राइजोप्स और म्यूकर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हें हम रोटी का कवक भी कहते हैं, रोटी का कवक कहा जाता है। इसके अलावा एग्रीगस है। ये हो गए 3 प्रकार के आपके पोषण के आधार पर जो फंजाई होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, सहजीवी, परजीवी, मर्तोपजीवी। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो फफूंद होती है, जो कवक होती हैं, ये क्या करती है, बीजाणु निर्माण करने वाली होती है, बीजाणुओं का निर्माण करती हैं। हेट्रोफाइटिक यानी कि विषम पोषी होती हैं, अलग अलग प्रकार का इनमें पोषण का प्रकार होता है जो कि अभी पीछे हमने देखा है। भोजन के लिए ये दूसरों पर निर्भर रहते हैं। एक्लोरोफिलस यानी कि इनमें हरित लवक नहीं पाया जाता है, हरित लवक अनुपस्थित होता है, इसी कारण से ये विषम पोषी होती हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इनमें नहीं होती है। नॉन वेस्कुलर होती हैं, असेवनीय होती हैं, इनमें सेवन उत्तक वो नहीं पाए जाते हैं, जैसे जाइलम फ्लोएम वगैरह इनमें नहीं मिलते हैं। यूकेरियोटिक बहुकोशिकीय होते हैं, यानी कि यूकेरियोट्स बहुकोशिकीय होती हैं। सुसंगठित केंद्रक होता है, केंद्रक आवरण इसमें उपस्थित होता है, और इसके अलावा जो झिल्ली युक्त कोशिकांग है वो भी इसमें पाए जाते हैं। तो कवकों में भोजन संग्रहण है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। कवकों में भोजन संग्रहण किसके रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं
शारीरिक संरचना है वो किस प्रकार की होती है। तो शारीरिक संरचना की बात करें, ये इस प्रकार से इसमें संरचना पाई जाती है। लंबे लंबे इसमें तंतु पाए जाते हैं, जिनमें कुछ में पट होते हैं और कुछ में नहीं होते हैं। तो शारीरिक संरचना में जो एक कवक तंतु होता है उसे हम क्या कहते हैं, हाइफी कहते हैं। एक कवक तंतु को हाइफी कहा जाता है, जबकि बहुत सारे तंतु मिलकर के एक कवक जाल बनाते हैं जिसे हम माइसीलियम भी कहते हैं। तो एक हाइफी जो कि एक कोशिकीय होता है जिसे हम क्या कहते हैं, कवक तंतु कहते हैं, जो कि एक कोशिका, या फिर हम बात करें जो माइसीलियम होती है उसकी एक संरचना जो होती है उसे हम हाइफी कहते हैं। और इसके अलावा बात करें तो बहुत सारी हाइफी मिलकर के क्या करती हैं, कवक जाल बनाती हैं जिसे हम माइसीलियम कहते हैं, जो बहुकोशिकीय होता है। तो पट युक्त कवक ये ऊपर हमने देखा है, और नीचे बिना पट के, इसमें बीच में जो देखो यहाँ पर केंद्रक हो गया, इसके बाद में ये पट आ गया, ये केंद्रक हो गया, पट आ गया। तो ये पट युक्त कवक तंतु होती हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें पट नहीं पाए जाते हैं, जो बहुकेंद्रकीय संरचना बनाते हैं, और ये पट रहित तंतु कहलाते हैं, एसेप्टेड हाइफी। तो इनमें क्या होते हैं, बहुत सारे केंद्रक बन जाते हैं, क्योंकि इनमें पट नहीं होती, तो बहुत सारे केंद्र एक ही संरचना में उपस्थित होती हैं। कवकों में काइटिन से बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कवकों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो काइटिन की बनी होती है। काइटिन को कवक या फंगल सेलुलोज कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, फंगल सेलुलोज कहा जाता है, या हिंदी में इसे कहते हैं कवक सेलुलोज भी कहते हैं। फाइटोफथोरा नामक जो कवक है उसमें सेलुलोज पाया जाता है। सामान्यतः इनमें क्या सेलुलोज नहीं होता, लेकिन जो काइटिन की बनी होती है कोशिका भित्ति, और इसी कारण इस काइटिन को हम क्या कहते हैं, कवक या फंगल सेलुलोज कहते हैं। और फाइटोफथोरा नामक एक कवक होती है जिसमें सेलुलोज पाया जाता है। जबकि हम शैवालों की बात करें तो शैवालों में जो कोशिका भित्ति है या पादपों की जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है, वो सेलुलोज की बनी होती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कवकों में जनन है वो किस प्रकार से होता है। तो इसमें 3 प्रकार की विधियां पाई जाती हैं। एक तो लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और तीसरा अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब एक एक करके इन सभी की हम बात कर लेते हैं। लैंगिक जनन की बात करें तो पहला आता है चल युग्मकों के द्वारा। तो इसमें 2 प्रकार के युग्मक बन जाते हैं, देखो ये यहाँ पे रहा, और इसमें कसाब पाए जाते हैं जो इनको आगे मूवमेंट करने में सहायता प्रदान करते हैं। तो चल युग्मकों के द्वारा जो कवक होते हैं उसमें लैंगिक जनन होता है। युग्मक धानी संयुग्मन द्वारा जो युग्मक धानी बनती हुई आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये युग्मक धानियाँ होती हैं, ये आपस में जुड़ करके क्या करती हैं, लैंगिक जनन करती है। थर्ड प्रकार आता है युग्मक धानी संपर्क करती हैं। तो युग्मक धानी यहाँ पे देखो जो युग्मक उत्पन्न करने वाली होती हैं, यहाँ पे तो युग्मक धानी, और यहाँ पर युग्मक धानी संपर्क में आती है। संयुग्मन होता है, यहाँ पे तो जुड़ गई आपस में, जबकि यहाँ पर आपस में संयुग्मन होता है और दोनों के केंद्रक है वो आपस में एक स्थान पर आ जाते हैं और फिर मिल जाते हैं। तो ये युग्मक धानी संपर्क दोनों में डिफरेंट होता है। एक तो संयुग्मन दोनों जुड़ जाती हैं, और एक संपर्क दोनों संपर्क आकर के दोनों के केंद्रक आपस में जुड़ जाते हैं। फिर आता है स्पोरोगेमी। स्पोरोगेमी में स्पोर्स का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये गतिशील नर युग्मक है, और ये क्या करते हैं, स्पोर्स का निर्माण होता है। स्पोर्स के निर्माण के द्वारा क्या इनमें जनन पाया जाता है। ये मादा नर युग्मक हो गया जो कि अगतिशील होता है, ये अगतिशील होता है, ये गतिशील होता है। ये इसके पास में आकर के इसको आपस में निषेचन की क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप आगे जो इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी है वो आगे चलती रहती है। यानी स्पोरोगेमी स्पोर्स के निर्माण या बीजाणुओं के निर्माण के द्वारा इनमें जनन होता है। नेक्स्ट है सोमेटोगेमी। सोमेटोगेमी में क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि युग्मक धानियाँ होती है, ये आपस में जुड़ जाती है। बहुत सारी युग्मक धानियाँ आपस में जुड़ती है, और जुड़ करके इनके जो केंद्रक होते हैं आपस में जुड़ करके द्विगुणित केंद्र का निर्माण कर लेते हैं, और आगे नई संतति इनमें या नए जो कवक होते हैं माइसीलियम का निर्माण हो जाता है। तो ये लैंगिक जनन हो गया इसमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं कायिक जनन, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो पहला आता है विखंडन के द्वारा। खंडन के द्वारा पहला क्या है, खंडन या फ्रेगमेंटेशन। तो इसमें कोई भी जो कवक तंतु होता है, ये कवक तंतु है, ये आपस बीच में क्या हो जाता है, टूट जाता है, और प्रत्येक भाग जो होता है ये प्रत्येक भाग एक नया कवक बना लेता है। तो ये खंडन विधि द्वारा इनमें कायिक जनन होता है। जैसे कि एग्जाम्पल हम बात कर सकते हैं बहुत सारे, जैसे म्यूकर हो गया, राइजोप्स है, राइजोप्स में तो स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा क्या होता है,
जनन होता है। नेक्स्ट है विखंडन के द्वारा, फिजन के द्वारा। तो इसमें कोई भी जो कवक सेल होती है ये आपस में दो भागों में बंट जाती है और दो भागों, पहले तो केंद्रक बंटता है और बाद में कोशिका द्रव्य बंट करके दो यहाँ पर सेल बन जाती हैं, दो तंतु यहाँ पर बन जाते हैं। नेक्स्ट है राइजोमोर्फ द्वारा। राइजोमोर्फ में क्या होता है, कोई भी आगे का कोई भी भाग टूट जाता है और ये टूट करके क्या होता है, एक नया तंतु बना लेता है। मुकुलन या बडिंग विधि द्वारा, तो कोई भी जो कवक तंतु, मान लीजिए ये कवक तंतु है, इस कवक तंतु में यहाँ से कोई एक छोटी शाखाएं निकलती है और ये शाखा फिर बड़ी होकर के अलग होकर के नए कवक तंतु का निर्माण कर लेती है, एक मुकुल का निर्माण कर लेती है। और ये मुकुलन जो होता है ये सामान्यतः हम बात करें तो इष्ट में पाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये होता है कायिक जनन होता है कवकों में, खंडन, विखंडन, राइजोमोर्फ और मुकुलन। नेक्स्ट अलैंगिक जनन की बात करें तो जूस्पोर्स के द्वारा अलैंगिक जनन होता है, कोनिडिया के द्वारा जनन अलैंगिक जनन होता है, ये अलग से हम वीडियो डालेंगे उसमें डिटेल से देखेंगे। ओइडिया के द्वारा क्या होता है, अलैंगिक जनन पाया जाता है। तो ये अलैंगिक जनन की विधियां हो गई, जूस्पोर्स, कोनिडिया और ओइडिया। अब कवकों का वर्गीकरण देख लेते हैं कि कवकों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। जिनमें लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है तो उन्हें हम ड्यूटेरोमाइस्टीज में रखा गया, जबकि लैंगिक जनन पाया जाता है उन्हें हम दो भागों में बांटते हैं। तो एक बार पहले हम इसको देख लेते हैं कि जिनमें लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है उन्हें ड्यूटेरोमाइस्टीज वर्ग में रखा गया है। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं इम्परफेक्टाई, फंजाई इम्परफेक्टाई, जैसे कि ट्राइकोडर्मा, ये इसका एग्जाम्पल हो गया जिनमें लैंगिक जनन नहीं पाया जाता और इसे हम किस वर्ग में रखते हैं, ड्यूटेरोमाइसिटीज में रखते हैं ट्राइकोडर्मा को। ये एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है। दूसरा वर्गीकरण देखें तो इनमें दोनों में क्या, यहाँ पर हम बात करें तो लैंगिक जनन पाया जाता है और इसे हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो कवक तंतु पट रहित होते हैं और एक कवक तंतु पट युक्त होते हैं। देखो कुछ एक तंतु तो इस प्रकार से होते हैं, एक तंतु तो इस प्रकार से होते हैं जिसमें इस प्रकार पट पाए जाते हैं, इनमें एक केंद्रक हो गया। जबकि एक तंतु जो होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं, इसमें केंद्रक होते हैं लेकिन पट नहीं पाए जाते हैं। तो जिनमें पट रहित होते हैं, पट नहीं होते, उनको फाइकोमाइसिटीज कहते हैं, फाइकोमाइसिटीज वर्ग में रखा गया है। और जिनमें पट युक्त होते हैं या पट पाए जाते हैं उन्हें यूमाइसिटीज वर्ग में रखा गया है। फाइकोमाइसिटीज को फिर से आगे दो भागों में बांटते हैं, ऊमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज। ऊमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज। ऊमाइसिटीज की एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें एल्बुगो, स्क्लेरोस्पोरा, ग्रेमिनिकोला, तो ये स्क्लेरोस्पोरा है। तो ये हमारे जो बाजरा होती है उसमें धान रोग या जो हरी बाली रोग है वो फैलाता है, स्क्लेरोस्पोरा। एल्बुगो, स्क्लेरोस्पोरा, ग्रेमिनिकोला ये ऊमाइसिटीज वर्ग में रखे गए कवक हैं। नेक्स्ट है जाइगोमाइसिटीज। जाइगोमाइसिटीज में आता है राइजोप्स और म्यूकर, ये रोटी के कवक होते हैं जाइगोमाइसिटीज में। यूमाइसिटीज होता है, इसको दो भागों में बांटते हैं, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज इसमें इस्ट है, न्यूरोस्पोरा है, ये दोनों कवक इसमें रखे गए हैं एस्कोमाइसिटीज में। जबकि बेसिडियोमाइसिटीज की बात करें तो इसमें मशरूम, जो खाने के रूप में सामान्यतः उपयोग में लेते हैं, मशरूम या एग्रीकस। एक बार फिर से देख लेते हैं कवकों का वर्गीकरण है। तो सामान्यतः हम बात करें तो लैंगिक जनन के आधार पर इन्हें वर्गीकृत किया गया है। जिनमें लैंगिक जनन पाया जाता है उन्हें हम ड्यूटेरोमाइसिटीज वर्ग में रखते हैं और इसके एग्जाम्पल है ट्राइकोडर्मा। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें तो जिनमें लैंगिक जनन पाया जाता है इनको हम फिर से दो भागों में बांटते हैं। एक तो जिनमें कवक तंतु पट रहित होते हैं, यानी कि वे कवक तंतु जिनमें पट नहीं पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं फाइकोमाइसिटीज। जिनमें पट पाए जाते हैं उन्हें यूमाइसिटीज वर्ग में रखा गया है। फाइकोमाइसिटीज को फिर से हम दो भागों में बांटते हैं, ऊमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज। ऊमाइसिटीज की एग्जाम्पल हैं एल्बुगो, स्क्लेरोस्पोरा या ग्रेमिनिकोला। तो स्क्लेरोस्पोरा है तो ये जो हमारा बाजरा होता है उसमें हरी बाली रोग फैलाता है, जबकि ग्रेमिनिकोला ये गेहूं में रोग फैलाता है। इसके बाद में जाइगोमाइसिटीज की बात करें तो इसमें राइजोप्स और म्यूकर दोनों कवकों को रखा गया है और ये क्या होती हैं, रोटी के कवक होते हैं। फिर हम बात करते हैं यूमाइकोसिटीज की बात करें तो इसको दो वर्गों में विभाजित किया गया है, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज में ईस्ट और न्यूरोस्पोरा को रखा गया है, ईस्ट का किण्वन में उपयोग करते हैं। जबकि बेसिडियोमाइसिटीज की बात करें तो इसमें मशरूम और एग्रीकस को रखा गया है और इसमें मशरूम जो होते हैं कुछ खाने योग्य मशरूम भी होते हैं जिनका खाने के रूप में उपयोग करते हैं।
नेक्स्ट है जो कि रीट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि रीट में अलग से सिलेबस में दे रखा है कि जीवाणु, विषाणु और कवकों का लाभदायक और हानिकारक प्रभाव। तो कवकों का महत्व है, जिसमें पहले हम बात करेंगे हानिकारक प्रभाव। तो पहले रोग कारक की बात करते हैं। एपिडर्मोफाइटोन कवक है, एपिडर्मोफाइटोन कवक जो एथलीट फूट डिजीज फैलाती है, फूट रोग, एथलीट फूट रोग फैलाती है। एस्परजिलस कवक होती है, एस्परजिलोसिस रोग फैलाती है। ट्राइकोडर्मोफाइटोन है, तो ये दाद या जो खाज खुजली वगैरह होती है वो ट्राइकोडर्मोफाइटोन से होता है। तो एपिडोडर्मोफाइटोन है ये एथलीट फूट डिजीज, एस्परजिलस कवक है तो एस्परजिलोसिस, और ट्राइकोडर्मोफाइटोन ये रिंग या दाद है, खाज खुजली, ये सभी ट्राइकोडर्मोफाइटोन से होता है। भोजन विषाक्तता, कुछ जहरीले मशरूम होते हैं जो कि खाद्य विषाक्तता उत्पन्न करते हैं। राइजोप्स है वो ब्रेड रोटी की सतह पर वृद्धि करके उन्हें विषाक्तता उत्पन्न करता है। जैसे राइजोप्स है, जिसे मैंने पहले बताया कि इसे रोटी का कवक कहते हैं, ये ब्रेड या रोटी की सतह पर उग करके और उसे विषाक्त या जहरीली बनाता है। नेक्स्ट है जैविक हथियार के रूप में। तो जैविक हथियार के रूप में सामान्यतः इसका उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि जो बीजाणु या स्पोर्स होते हैं उनका उपयोग जैविक हथियार के रूप में कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रयोगशाला में संवर्धन माध्यम को नष्ट करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो प्रयोगशाला में सामान्यतः हम बात करें तो न्यूरोस्पोरा जो कवक होता है, इसको सामान्यतः अध्ययन के रूप में भी काम में लेते हैं, न्यूरोस्पोरा। नेक्स्ट है लाभदायक प्रभाव। तो भोजन के रूप में कई मशरूम जैसे कि एग्रीकस जो ये होते हैं, इनको प्रोटीन के अच्छे स्रोत माने जाते हैं, तो इनका खाने के रूप में भी उपयोग करते हैं। मशरूम प्लस सोयाबीन, मशरूम और सोयाबीन दोनों को मिलाकर के टेम्प बनाए जाते हैं, टेम्प। कवक और अनाज व धान एक ही बात है, तो इनको मिलाकर के कवक व अनाज व धान इनको मिलाकर के इनके पेरिना बनाया जाता है, जो कि खाद्य पदार्थ होते हैं। तो मशरूम सोयाबीन को मिलाकर के टेम्प बनाए जाते हैं जो कि खाद्य पदार्थ है। कवक और अनाज या धान को मिलाकर के इनके पेरिना बनाया जाता है, जो कि एक प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं। प्रतिजैविक दवा के निर्माण में भी इनका उपयोग किया जाता है, जैसे कि पेनिसिलियम नोटेटम से जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, इन्होंने पेनिसिलिन नामक एक एंटीबायोटिक्स दवा प्राप्त की थी, जो कि सबसे पहले प्राप्त की गई थी। तो पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन नामक जो एंटीबायोटिक्स है वो दवा प्राप्त की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट है बेकरी उद्योग में भी कवकों का उपयोग किया जाता है। बेकरी व शराब उद्योग में तो ईस्ट, जिसे हम सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी भी कहते हैं, ईस्ट जिसे सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी भी कहा जाता है, इसका प्रयोग है वो ब्रेड, केक आदि के निर्माण में किया जाता है। ईस्ट किण्वन करता है, यानी कि फर्मेंटेशन की क्रिया वो ईस्ट के द्वारा की जाती है, और इसलिए इसका प्रयोग वो बेवरेज व एल्कोहल निर्माण में भी किया जाता है। किण्वन क्या होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये क्रिया होती है। तो बेवरेज व एल्कोहल निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कार्बनिक अम्लों के निर्माण में। तो कुछ कवक होते हैं जिनका उपयोग कार्बनिक अम्लों के निर्माण में भी प्रयोग करते हैं, जैसे कि ऑक्जेलिक अम्ल है, सिट्रिक अम्ल है, इनके निर्माण के लिए एस्परजिलस कवक का उपयोग किया जाता है, जबकि लैक्टिक अम्ल के निर्माण है वो राइजोप्स के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ईस्ट जो है किण्वन में उपयोग में लिया जाता है, जिससे कि अल्कोहल, बियर वगैरह, ब्रेड वगैरह, केक वगैरह इनका निर्माण में उपयोग में लिया जाता है ईस्ट को। कार्बनिक अम्ल जैसे कि ऑक्जेलिक अम्ल व सिट्रिक अम्ल वो एस्परजिलस के द्वारा प्राप्त होती हैं, जबकि लैक्टिक अम्ल वो राइजोप्स के द्वारा प्राप्त होती हैं। अब नेक्स्ट है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइकेन से संबंधित क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, और इसमें हम बात करें तो लाइकेन जो होता है ये शैवाल और कवक, शैवाल के साथ में कवक है वो सहजीवन व्यतीत करती है, और ये दोनों साथ में रह करके सहजीवन व्यतीत करती है, उसे हम कहते हैं लाइकेन। तो लाइकेन है जो कि शैवाल और कवक दोनों का सहजीवी संबंध होता है। जो शैवाल वाला जो भाग होता है उसे हम फाइकोबायोंट कहते हैं, या हिंदी में कहते हैं शैवलांश, हिंदी में शैवलांश कहते हैं, और इसे फाइकोबायोंट कहते हैं। जबकि कवक वाला जो भाग होता है उसे माइकोबायोंट या इसे कवकांश कहते हैं, कवक का अंश या कवकांश कहते हैं। जो शैवलांश होता है, जो शैवाल होते हैं, ये तो भोजन का निर्माण करते हैं, क्योंकि शैवालों में हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं।
जबकि माइक्रोबायोन्ट या फिर हम बात करें जो कवक होती हैं ये सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। क्रोम्बी ने इसे मास्टर स्लेव संबंध कहा। क्रोम्बी ने इसे मास्टर स्लेव संबंध कहा। तो ये नीट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन वो नीट में ही पूछे जाते हैं। मास्टर स्लेव संबंध, इस संबंध को हेलोटिज्म भी कहते हैं। इस संबंध को हेलोटिज्म भी कहा जाता है। लाइकेन प्रदूषण के सूचक होते हैं और ये सल्फर युक्त वातावरण में वृद्धि नहीं करते हैं, यानी कि ये प्रदूषण के सूचक होते हैं। लाइकेन ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और किसके प्रति संवेदनशील होते हैं, ऐसा क्वेश्चन भी आया तो सल्फर के प्रति संवेदनशील होते हैं। ये जिस वातावरण या जिस मिट्टी में सल्फर पाया जाता है, जिस वातावरण में सल्फर पाया जाता है तो वहाँ पर ये ग्रो नहीं करते, वहाँ पर नहीं उगते हैं। वनस्पति रहित नग्न चट्टानों पर जीवन का प्रारंभ या प्राथमिक जो अनुक्रमण होता है वो लाइकेन के द्वारा होता है। जैसे जो चट्टानों युक्त जो क्षेत्र होता है वहाँ पर जब वहाँ पर अनुक्रमण पाया जाता है तो वहाँ पर सबसे पहले जो बनने वाली जो वनस्पति होती हैं वो क्या होती हैं, लाइकेन होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइकोराइजा, जो कि उच्च स्तरीय पादपों के साथ में कवक का संबंध होता है, यानी कि उच्च स्तरीय पादप होती हैं जैसे कि हम मान सकते हैं यहाँ पर साइकस, और साइकस के साथ में पाया जाता है कवक, तो इसे हम क्या कहते हैं, माइकोराइजा कहते हैं। तो कवक एवं विकसित पौधों की जड़ों के बीच पाया जाने वाला संबंध क्या कहलाता है, माइकोराइजा कहलाता है। माइकोराइजा में पौधों की जड़ों से कवक को पोषण मिलता है, यानी माइकोराइजा में जो पौधों की जड़ें होती हैं उससे कवक को तो पोषण मिलता है, जबकि कवक के द्वारा जड़ों का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा करके जल व अन्य जो तत्व होते हैं उनके अवशोषण के क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं। तो सामान्यतः हम बात करें तो माइकोराइजा है ये पौधों की जड़ों से तो पोषण प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, पौधा जो उच्च स्तरीय पादप होता है उनकी जड़ों के अंदर रह करके ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो बढ़ा देते हैं, जिससे जल व तत्वों का अधिक मात्रा में अवशोषण हो सके। इस प्रकार से हमने आज इस वीडियो में कवकों के विषय में डिटेल से अध्ययन कर लिया है। यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उसकी बात करेंगे, जैसे हम पोषण से संबंधित बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।